Hi guys and welcome back to another episode of my horror stories। आज भी मैं आप लोगों के पास एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये स्टोरी मुझे किसी एनोनिमस ने सेंड की है और ये कहते हैं कि ये एपिसोड 1 है। एक साहब के साथ पेश आने वाले हालातों वाक़यात। उन साहब की जान पहचान मेरे एक करीबी दोस्त से थी जिसकी बदौलत हमारी मुलाकात हुई। उन साहब के साथ अजीबो गरीब किस्म के वाक़यात रूनमा होते थे जो कि अपनी दास्तान यूं बयान करते हैं कि अरसा दराज से मैं बैरूने मुल्क मुकीम था। शुरू के चंद साल अल्लाह पाक की मेहरबानी से बहुत अच्छे रहे। खूब मेहनत की और उस अल्लाह पाक ने सिला भी खूब दिया। मैं जो काम करता था वो 100% मेरे लिए फायदा मंद साबित हुआ करता। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा कारोबार तबाह होने लगा, परेशानियां बढ़ने लगी, काम तकरीबन बंद होकर रह गया। मैं हर माह एक मकूल रकम घर भिजवाया करता था, मगर अब काम ना होने की वजह से जो रकम मेरे पास जमा थी उसमें से मैंने थोड़ी थोड़ी करके घर भिजवाने शुरू कर दी। और फिर एक वक्त वो भी आया कि वो रकम भी खत्म हो गई। मेरे हर काम में रुकावटें पैदा होने लगी, नौबत फाकों तक जा पहुंची। घर वाले रकम का मुतालबा करते और मैं आजकल का कहते हुए बहाने करके टाल दिया करता। हालात बिल्कुल दूसरा रुख इख्तियार कर चुके थे। देखते ही देखते मेरा सारा कारोबार बर्बाद होकर रह गया और मैं तकरीबन ज़हनी मरीज बनकर रह गया। मेरी बीवी भी बीमार रहने लगी। हमारा अक्सर किसी छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता। बात बहुत छोटी होती और मुझे न जाने क्यों इतना गुस्सा आता कि जो मुंह में आता मैं अपनी बीवी को सुना देता। रातों को नींद ना आती, भूख प्यास बिल्कुल भी ना लगती, घर फोन पर बातचीत करने को भी दिल ना चाहता। मैं अब हर वक्त फोन बंद रखने लगा, लोगों से डरने लगा, बात करते हुए हिचकिचाहट होती, अजीब से ख्वाब आते जो बेदार होने पर जहन से निकल जाते। लाख याद करने के बावजूद भी जहन में नहीं आते थे। काम के लिए कहीं बात करता तो इनकार हो जाता। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, यार तुम्हारा हाल देखकर मुझे तो यूं लगता है जैसे तुम पर किसी ने जादू करवाया हुआ है। मैंने उसकी बात सुनी और अनसुनी कर दी, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। कौन करवाएगा जादू, ये मेरे लिए फजूल सी बात थी। बहरहाल हालात मजीद खराब होने लगे। मैंने वापस पाकिस्तान आने का फैसला किया और अगले चंद रोज बाद ही मैं पाकिस्तान वापस आ गया। घर में जो कुछ भी बचा कुचा था वो सब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। मैंने पहले भी अपने ख्वाबों के मुतल्लिक जिक्र किया। उस अरसे के दौरान मुझे ख्वाब आते जैसे मैं किसी तह खाने या कभी किसी लोहे की सलाखों के पीछे अपने आप को बंद और बेबस देखता हूँ, या कभी ऐसा होता जैसे मैं किसी रास्ता पर गामजन हूँ और वो रास्ता आगे से बंद मिलता। उस रास्ते पर कोई बहुत बड़ा सांप मौजूद होता जो मुझे डसने की कोशिश करता और मैं डर कर उस रास्ते से वापस पलट जाता। अब ऐसे ख्वाब मुझे रोजाना आने लगे। बात बात पर बीवी से झगड़ा होने लगा। मैं निहायत ही परेशान था। दिन ब दिन मेरी परेशानी बढ़ती गई, तबीयत भी बेजार रहने लगी। कभी सांप नजर आते मैं शोर करता और मेरे शोर करने पर जब घर वाले जमा होते तो वो मंजर ही गायब हो जाता और मैं घर वालों के लाख पूछने पर भी खामोश हो जाता। अजीब सी हालत हो गई थी। अब मुझे कुछ यकीन होने लगा था मेरे साथ मामला कुछ और है। एक दिन मैं सवेरे सवेरे ही घर से अपने एक दोस्त के घर की तरफ जा निकला ताकि उसे अपने साथ होने वाले मामलात के बारे में आगाह कर सकूं। मैंने सारी बात अपने दोस्त को बताई और वो चंद लम्हे तो खामोश रहा, फिर कहने लगा कि तुमने जो कुछ भी मुझे बताया है उससे तो साफ साफ जाहिर होता है कि तुम्हारे मामलात में कोई मुदाखलत कर रहा है। मेरे दोस्त ने एक आदमी का जिक्र किया कि वो बहुत पहुंचा हुआ बंदा है, हमें जल्द से जल्द उस आदमी से मिलना चाहिए। मेरे दोस्त का एक दोस्त था जो उस आदमी को जानता था। मैंने हामी भर ली और मिलने का वक्त तय करने की जिम्मेदारी वाला मामला अपने दोस्त के सुपर्द किया और घर की राह ली। घर पहुंचा तो मेरे छोटे बेटे ने दरवाजा खोला तो मैंने उससे उसकी माँ का पूछा ताकि उसे बता सकूं कि मैं कहीं किसी काम से रवाना हो रहा हूँ। तो वो कहने लगा कि माँ तो ऊपर की मंजिल पर है, काफी देर से सफाई वगैरह करने लगी थी, अभी तक वापस नीचे नहीं आई। मैंने कहा तुम जाओ अंदर, मैं देखता हूँ।
दरअसल मेरे घर के सेखन से ही ऊपर वाली मंजिल की जानब सीढ़ियाँ जाती थी, क्योंकि काफी अरसा पहले ऊपर की मंजिल अब्बा जान ने किराया पर दे रखी थी, मगर अब मेहमानों के लिए ही रह गई थी, इसीलिए उस जानब आना जाना कम ही था। अब्बा अम्मा के गुजर जाने के बाद हमने ऊपर वाली मंजिल किराए पर नहीं दी और आना जाना भी वहाँ तकरीबन कम ही था। हफ्ता 10 दिन बाद मेरी बीवी वहाँ थोड़ी सफाई वगैरह कर देती और मैं ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते अचानक रुक गया। मेरी बीवी किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मैंने सोचा शायद ज़ैनब हो, मेरी बेटी। यही सोचकर मैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर एक कमरे से दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और मेरी बीवी अकेली सामने खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी जानब थी। मैंने जैसे ही उसका नाम लेकर उसे मुखातिब किया तो वो अचानक मेरी सिमत पलटकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। मैं हैरानो परेशान उसे देखने लगा कि आखिर इसे हुआ क्या और ये बातें किससे कर रही थी। मैंने हसरत में मुब्तला उसे देखने लगा। मैं जल्दी से उसकी जानब गया तो वो डरकर पीछे हटने लगी और जोर जोर से अपने बेटे को आवाजें देने लगी। मैंने कहा, कमाल करती हो तुम्हें हुआ क्या है और तुम किससे बातें कर रही थी? उतनी देर में सब ऊपर आ गए। सबके पूछने पर मेरी बीवी ने जो बताया वो हैरान कुन और परेशानी वाली बात थी। मेरी बीवी कहने लगी कि आपके घर से जाते ही मैंने बच्चों को नाश्ता तैयार करके दिया। घर की सफाई करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना ऊपर वाले कमरे की भी थोड़ी सफाई कर दूं। तो मैं ऊपर आ गई। ऊपर आए हुए अभी मुझे कुछ ही देर हुई कि आप भी मेरे पीछे आ गए, मुझे सलाम किया और मुझसे बातें करने लगे, जबकि मैं सफाई में मशगूल थी। जब आपने कहा छोड़ो सफाई और मेरे साथ बातें करो, मैं ये सुनकर हैरान हो गई। आप तो बात बात पर मुझसे झगड़ा करते हैं, जब से वापस आए हैं और अभी भी कह रहे हैं कि मुझसे बातें करो। मैंने नजर अंदाज करते हुए कहा, मैं जल्दी से काम खत्म कर लूं फिर बातें भी करते हैं। तो आपने कहा चलो तुम काम करती रहो और मैं तुमसे बातें करता हूँ। तो मुझे बेअख्तियार हंसी आ गई। उतनी देर में आपने मुझे सलाम किया और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आप सामने थे। तो वो शख्स कौन था जो उससे पहले मुझसे मुखातिब था? वो मेरे सामने खिड़की के पास खड़ा था, जबकि आप मेरे पीछे दरवाजे के साथ मारे खौफ और दहशत की मेरी टांगे कांपने लगी। वो हूबहू आप ही की शक्ल का था। मेरी बीवी के चेहरे पर खौफ और दहशत के तासुरात वाज़ा दिखाई दे रहे थे। ये सब सुनने के बाद मैं काफी ज्यादा डर चुका था और अपनी सारी फैमिली को नीचे लेकर आ गया था। अब मेरी परेशानी में मजीद इजाफा हो चुका था। अब मुझे डर लगने लगा था, मगर अपना डर खौफ मैंने अपनी अहलिया पर ज़ाहिर ना होने दिया। मैंने सोच लिया था कि अब जल्द अज जल्द मुझे अपने दोस्त के बताए हुए उस आमिल से मिलना है। मेरी बीवी मुझे बार बार एहसास दिलाती रही कि ये सब सच है, मगर ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि मैं ऐसी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। उसी रात मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया कि उस बंदे से वक्त ले लिया गया है, लिहाजा अब चलने का क्या प्लान है। मैंने सुबह ही जाने का फैसला किया। यूँ हम दो लोग सुबह फजर की नमाज के बाद रवाना हो गए। सफर काफी तवील था। लाहौर से चकवाल तकरीबन 100 किलोमीटर जहाँ हमने जाना था। खैर हम जब वहाँ पहुँचे तो काफी लोग बाहर खड़े थे। यहाँ से ये अर्ज करता चलो कि उन साहब से मेरी फोन पर बात हुई थी और उनका कहना था कि मुझे पुर शहर के जरिए जन्नत को मसलात किया गया है। वहाँ पर औरतों की अच्छी खासी तादाद थी। मेरे दोस्त के दोस्त ने मेरे कान में सरगोशी की कि ये पीर साहब सूरत मुजम्मिल के आमिल है और इनके पास काफी जन्नत वगैरह मौजूद है। मैंने सोचा मेरा काम बन गया। खैर मेरी बारी पर मुझे अंदर बुलाया गया। पीर साहब ने बड़ी मोहब्बत से मुझे अपने पास बिठाया और पूछा, क्या आप वही हैं जिन्होंने मुझसे फोन पर बात की थी जो लाहौर से आए हैं? मैंने हाँ में सर हिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी आंखों को बंद कर लो और घर के दाखिली दरवाजे का तस्वुर अपने ज़हन में रखें और अगर कोई रूहानी हस्ती आपको नजर आए तो मुझे बता दे। और खुद पीर साहब सूरत मुजम्मिल की आवाज बुलंद करके पढ़ने लगे और मैं तस्वुराती तौर पर यानी इमेजिनेशन करके अपने घर के दाखिली दरवाजे पर पहुंच गया। पीर साहब सूरत मुजम्मिल पढ़ते पढ़ते फिर दरूद शरीफ पढ़ने लगे और मेरे कानों से पीर साहब के ये जुमले टकराए, सूरत मुजम्मिल और नादे अली के मुवक्किलो हाजिर हो जाओ। और साथ ही मुझे पूछते कुछ नजर आया। काफी देर बाद पीर साहब ने मुझे आंखें खोलने का कहा तो मैंने आंखें खोल दी। अब पीर साहब ने कहना शुरू कर दिया, खामखा मैंने आपको जादू का बताया, आप पर किसी किस्म का जादू नहीं है, बस किसी ने जादू करके आपके घर के रास्ते में दबाया था और आप ऊपर से गुजर गए और यहीं से पीर साहब झूठे साबित हो गए। मेरा गुस्से से बुरा हाल था। यही बात पीर साहिब ने मुझसे पहले मरीज से भी कही थी। दोस्तों उस इलाके में सिराइकी बोली जाती है और पीर साहब का ख्याल था कि मुझे उस जबान की समझ नहीं, मगर मैं समझ गया। पीर साहब ने मुझे दूसरे लोगों की तरह 3 तवीज दिए, एक गले
में डालने के लिए और दूसरे 21 दिन पानी में भिगोकर वो पानी पीने के लिए कहा। उस आदमी का यही तरीकाकार था, हर बंदे को ऐसे ही बेवकूफ बनाने का। और मजे की बात ये थी कि लोग जाते जाते पैसों के साथ साथ पीर साहब का हाथ भी चूम कर जाते। मेरा तो बस न चला, मैं पीर साहब का गला ही दबा देता। वहाँ से बाहर निकलकर मैंने अपने दोस्त को कहा, यार ये बंदा तो नौसर्जबाज है। एक दिन मैं मगरिब के बाद घर की छत पर गया। अभी अंधेरा इतना गहरा ना था। मैंने छत का दरवाजा खोला और चलते चलते दाएं जानब दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। 5 फुट की दीवार थी जो कि छत पर ही बनी हुई थी, जिसे 4 दीवारी कहते हैं। चंद लम्हे खड़ा रहने के बाद मैंने नीचे जाने का भी इरादा ही किया था कि किसी ने मुझे पीछे से आवाज दी। मुझे मेरा नाम लेकर मुखातिब किया कि इधर आओ। मैंने जल्दी से पीछे पलट कर देखा और हैरान रह गया, मेरे पीछे कोई ना था। सारा छत बिल्कुल खाली था। डर और खौफ के मारे मेरी टांगें कांपने लगी। मैंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की और तेजी से नीचे की जानब दौड़ लगा दी। कभी घर से बच्चों के रोने की और कभी हंसने की आवाजें आती। तो ये थी आज की स्केरी और थ्रिल से बड़ी हुई एक हॉरर स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग पार्ट 2 देखना चाहते हैं इस स्टोरी का तो इस वीडियो का टारगेट लगते हैं 5 लाइक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।